स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के अंदाज में। मध्य प्रदेश में 6 साल से प्रमोशन की आशा लगाए कई कर्मचारी रिटायर हुए, मगर जो नहीं रिटायर हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन देने का रास्ता निकाला। प्रदेश करीब 3.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। कैबिनेट में जाने वाले प्रस्ताव में अब अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगा। इसके लिए सीआरपी में क्लास 1 के अफसर को 15 और क्लास 2 को 14 और क्लास 3 को 12 अंक लाना जरूरी होगा। पहले विधि विभाग ने जीएडी के प्रमोशन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति लगाकर लाखों अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के सपने पर पानी फेर दिया था। विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों का हवाला देते हुए जीएडी के प्रस्ताव पर सवाल के निशान लगाए थे। इन दिनों मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो रही है। इन सब बातों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विराम लगाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमें ये मांडू में चल रहे बीजेपी के प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर में पत्रकार से चर्चा के दौरान कही कि उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। बीजेपी में इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें सामने आने से जुड़े एक सवाल के विषय से राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ना पहले था और ना अब भी हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि केसीआर ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया। सीतारमण ने कहा कि टीआरएस का गठन तेलंगाना की भावना को पूरा करने के लिए किया गया था, लेकिन केसीआर इसे पूरा करने में विफल रहे। केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति की शुरुआत की, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में उनका पहला कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि असम आए थे और तब वे तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हितेश्वरी सैकिया ने कई बार उन्हें पिटवाया भी था। और शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ा। वहीं गुवाहाटी में अमित शाह ने पार्टी निर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विश्वास करते हैं, जिससे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जैसे कानूनों की आवश्यकता ही ना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो अफसपा वापस ले जाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सुरक्षा बलों को मजबूत करने की जरूरत भी है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में होगी। इस बैठक में 24 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना। इस बैठक के बाद आज यानी कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई और जिसमें लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का प्रमाण पत्र दिया गया। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मुख्य एजेंडा भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि पूरे देश को संदेश देने के लिए बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव से रेलवे में कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ शुरू की।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया कि आरोपियों ने तत्कालीन महाप्रबंधक मध्य रेलवे और सीपीओ मध्य रेलवे के साथ साजिश में लोगों को अपने नाम पर या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले में सब्सिट्यूट के तौर पर रखा था। लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान के तत्कालीन शिविर कार्यालय 10 सर्कुलर रोड पटना से एक हार्ड डिस्क मिली, जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में रखे गए उम्मीदवारों की सूची दिखाई गई। सैनिक कल्याण विभाग के तहत पुलिस विभाग में पूर्व सैनिक के कोटे के पद से भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर में 10 और 11 अक्टूबर को साक्षात्कार लिए गए। अब 31 दिसंबर 2021 तक रिटायर हुए पूर्व सैनिक पुलिस विभाग में आरक्षी और चालकों के पद के खिलाफ साक्षात्कार दे सकते हैं। 10 अक्टूबर को जिला बिलासपुर, सांबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी के और सियोलपुर में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की उम्र 45 से कम और लंबाई 5 फीट 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इन साक्षात्कारों में वह अभ्यर्थी नहीं शामिल होंगे जो पिछले साक्षात्कार में आ चुके हैं और उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के अभिभावकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकारी निःशुल्क निर्धारण समिति ने जम्मू कश्मीर दोनों संभागों के निजी स्कूलों के लिए परिवहन शुल्क में 14% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। समिति ने देश में लिखा कि ये एफएफआरसी के ध्यान में लाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल 0 से 4 किलोमीटर की दूरी के लिए 600 रुपये प्रति माह चार्ज कर रहा, वहीं दूसरा स्कूल 0 से 8 किलोमीटर के लिए 600 रुपये चार्ज कर रहा, जबकि एक अन्य स्कूल 0 से 7 किलोमीटर के लिए 700 रुपये चार्ज कर रहा। आदेश में कहा गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूल के ड्राइवर और सहायकों के वेतन भातक के अंदर है। समिति ने आगे कहा कि चूंकि परिवहन की अधिकांश वस्तुएं और खर्च लगभग सभी स्कूलों में समान है, इस प्रकार के एक वर्ग का गठन करते हैं। अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह गिल को देर रात अज्ञात मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई। शनिवार को संतोख गिल ने एसएसपी अमृतसर ग्रामीण को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अगर मैंने खुद को असुरक्षित महसूस किया तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा और चंडीगढ़ या मुंबई में शिफ्ट हो जाऊंगा। कुछ दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा। संतोख गिल ने बताया कि शुक्रवार को वे किसी काम के सिलसिले में अपनी कार में सवार होकर तरन की ओर जा रहे थे। इसी बीच उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात नंबर से फोन आया और कॉल करने वाले ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि वह उन्हें दिवाली से पहले जान से मार देगा। हरियाणा के कोर्ट ने आदमपुर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बाद शनिवार को बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई उपचुनाव के जीत के सहारे भव्य बिश्नोई की विधानसभा में एंट्री करना चाहते हैं। 24 सालों में आदमपुर विधानसभा में यह चौथा उपचुनाव होगा। अभी तक हुए 3 उपचुनावों में भजनलाल परिवार के सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए जीत हासिल की। पहली बार वे सत्ता पक्ष के साथ उपचुनाव लड़ रहे हैं। इससे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह की से हार झेलनी पड़ी। जजपा के दुष्यंत चौटाला दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा विजेंद्र को दुष्यंत चौटाला के जबकि भव्य बिश्नोई को अधिक वोट मिले। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा 90 के दशक से ही घुसपैठ को लेकर संवेदनशील रही है। पिछले 3 दशक में पाकिस्तान ने हर बार पैंतरे बदल कर घुसपैठ करने की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसी और श्रीपुर आतंकी मामले वारदातों के बीच बड़े मामलों को रफल करने में लगातार जुटी हुई, लेकिन ड्रोन खतरे के जून 2020 में पहली बार सामने आने के लगभग 2.25 साल बाद भी सुरक्षा एजेंसियों के पास इसका तोड़ सामने नहीं आया।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने हर संभव प्रयास पिछले 32 वर्षों से किया गया। शुरुआती दौर में हीरानगर और संबा सेक्टर के दरियाई नालों का प्रयोग कर खुले रास्तों से घुसपैठ की जाती रही है। कठुआ पुलिस ने शनिवार को 3 आईडी समेत 3 स्टिकी बम बरामद किए। कुछ दिन पहले गिरफ्तार आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट के खुलासे के बाद यह कार्रवाई की गई। आतंकी ताहिर जमीर सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे जैश आतंकी के संपर्क में था। वहीं आईईडी के एक खेप मिली थी जिसके माध्यम से जम्मू क्षेत्र के मामले में साजिश रचा जा रहा था। 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग जनपद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह ब्रह्मन पर निकले। उन्होंने इस तरह का सीन देखकर हैरान रह गए कि इस दौरान सीएम धामी दिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर से स्थानीय व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान भारी बारिश के बावजूद सीएम सैर पर निकले और स्थानीय लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरी ढाबे में कार्यरत विजय पावर से भी बातचीत की। तिलवाड़ा में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों को देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़े, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। गुजरात में इस वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 2 दशक में राज्यों के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। मोढेरा गांव में जमीन पर और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। यह और वह आवासीय और सरकारी इमारतों की छत पर 1300 से ज्यादा सौर प्रणालियां लगाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता था और अब इसे सौर ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में भी जाना जाएगा। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया कि मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। पायलट को अपने और पूर्वी राजस्थान के हित में कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन 1 साल के सीएम बने रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने कराया। बिना मुख्यमंत्री की शय से शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भब्बर लाल शर्मा का रविवार को निधन हो गया था। शर्मा चुरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भब्बर लाल शर्मा 2018 में 7वीं बार विधायक बने थे। 17 अप्रैल 1945 को सरदार शहर के जैसी शहर में जन्मे भब्बर लाल शर्मा 1985 में पहली बार विधायक बने थे। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक भब्बर लाल शर्मा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरदार शहर से कांग्रेस विधायक श्री भब्बर लाल शर्मा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वे अस्वस्थ चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं उनके परिवारजनों से संपर्क में था। कल रात SMS अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली और परिवार से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को वाल्मीकि जयंती और मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि एक वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि उनकी सरकार का कदम महर्षि वाल्मीकि के विचारों ने प्रेरित किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 2024 का खाका तैयार कर लिया है और तय किया हुआ है कि पिछले लोकसभा चुनावों में उसे जिन सीटों पर हार मिली थी वहां पर भी पीएम को मेगा रैलियों का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले
अपनी समीक्षा बैठक में कई मंत्रियों को इन सीटों का दौरा न करने के लिए क्लास लगाई थी। इन सीटों को भाजपा अगले चुनाव में देखना चाहती है ताकि मौजूदा सीटों पर नुकसान की भरपाई हो सके। इन 144 सीटों में से वे सीट भी हैं जिनका प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों के पास है। इनमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और मैनपुरी सीट भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती, पश्चिम बंगाल की यादवपुर और तेलंगाना की महबूबनगर और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक तेरह इस्माइल खान से पानी डाला जाते समय पूर्व इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। सितंबर में भी इमरान खान की विमान में तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की विमान ने उड़ान भरी थी कि 5 मिनट बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सूत्रों के अनुसार इमरान खान एक रैली के लिए चकलाला से गुजरावाला जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए गुजरावाला तंत्र से यात्रा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के मंत्री और इमरान खान की पार्टी के सीनियर मिनिस्टर अवैधुल्ला बैग को शुक्रवार आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। समझौते के बाद आज से उन्हें रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के न्यूज के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान के आतंकवादियों ने अवैध के साथ 2 और लोगों का अपहरण किया था। इसके बाद शनिवार 8 अक्टूबर को समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। अवैध के बदले में तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर हमीद ने आतंकवादी हबीब उर रहमान समेत 6 आतंकियों की रिहाई मांगी। इसके लिए हमीद ने गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे महज प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि ऐसी चीजें तब होती हैं जब भाजपा हार जाती है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के बन गया है, भाजपा कहीं नहीं है, 2 जगह उपचुनाव है, इसलिए चार्जशीट दाखिल होगी। इनमें से कौन सी बड़ी बात है? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, इसमें से कुछ भी नहीं है। जब तक मैं संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होगा ऐसे में मामले होंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी दूसरे मामलों में है, ऐसे मामले में केवल सीबीआई ही है और ईडी भी आएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के दिग्गज नेता एम.के. स्टालिन को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 2018 में करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले वह पार्टी के कोषाध्यक्ष, युवा विंग के सचिव समेत कई पदों पर भी वो रह चुके थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने दावा किया कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय से आए और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। पवार के मुताबिक अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया। ऐसे में शरद पवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। जिसका डर था वही हुआ, सही फैसला होगा इसका अब विश्वास नहीं रहा। शिवसेना खत्म नहीं होगी और ताकत से आगे बढ़ेगी। अब उद्धव ठाकरे चाहे तो उन्हें अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब कर सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि मेरा दिल ये कह रहा था कि ऐसा कुछ होगा और अब चिन्ह रहे या ना रहे चुनाव में आगे जाने की तैयारी देखनी चाहिए।
एनसीपी प्रमुख ने कहा कि चुनाव चिन्ह से जुड़ा ये फैसला आने के बाद भी महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी। हम साथ रहने वाले हैं, लेकिन अब शिवसेना का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे ऐसा हो सकता है। टीपू सुल्तान विवाद पर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी टीपू की विरासत को नहीं मिटा सकती। टीपू सुल्तान ने भाजपा को नाराज कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। ओवैसी ने कहा कि देश में जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेल में जी रहे हैं। गुजरात में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने के आरोपी कुछ मुस्लिम व्यक्तियों को पुलिस द्वारा डंडे से पीटे जाने की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में पुलिस ने मुस्लिम लोगों को तब पकड़ा जब यह कहा गया था कि उन्होंने नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में भीड़ का पथराव किया था। राज्य की पुलिस ने 300-400 लोगों के सामने मुस्लिम व्यक्तियों को खंबे से बांधकर डंडे से पीटा। वहां लोग नारे लगाते रहे क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को पीटा गया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने एक मस्जिद के पास एक गरबा कार्यक्रम में आयोजन करने जाने पर आपत्ति जताई थी। कार्यक्रम का आयोजन उन्नेला गांव के सरपंच से नजदीक स्थित एक मंदिर परिसर में किया गया था। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी के मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी गई। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कह रहा था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। 18 सितंबर को अंकिता के वनंता रिजॉर्ट में गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य छुपाना धारे जोड़ी थी। मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुआ निधन। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी परिवार में शोक की लहर टूट गई। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में एक डॉक्टरों का पैनल मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहा था। उन्हें 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह यादव ने सोमवार सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को वाल्मीकि जयंती और मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में सेक्टर 9 स्थित न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसके साथ उस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एडवाइजर धर्मपाल और अन्य कोई बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसका कुल कवर एरिया काफी बड़ा है और इसका 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब 3 साल से पूरा हुआ है और बिल्डिंग के कई दफ्तर बनाए गए हैं। सितंबर 2007 में आधारशिला रखी गई। दिसंबर 2018 में निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। यह बिल्डिंग चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर और न्यू चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के बीच बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षा समारोह में पहुंची। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि आप रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार बांटने वाले बने। समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और साथ ही उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को सफलता के लिए टिप्स भी दिए। उन्होंने
कहा कि युवाओं में देश के प्रति गौरव और निष्ठा का भाव होना भी बहुत जरूरी है। पैक्ट भावी इंजीनियर को उन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनको नमन करने के साथ ही उन्हें महान रचनाकार बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकाव्य रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती इस अवसर पर कहा कि महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट के प्रदेश सरकार बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में लगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करके रामायण की रचना करने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत कानपुर पहुंच गए और 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन रविवार को उन्होंने नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित किया। वक्ता कह रहे थे कि मैं मिठाई हूँ, लेकिन मैं मिठाई नहीं, बताशा बने रहना ही ठीक समझता हूँ। मैं वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ, लेकिन जयंती समारोह में पहली बार आया। राष्ट्र के हर किसी के लिए भगवती सीता का पुत्री समान करने वाले बहेलिये ने पक्षी को मार दिया। इससे वाल्मीकि जी को शोक हुआ और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहेलिया तो उन्हें मार दी। शिवसेना में सिंबल को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव ठाकरे को उस समय बड़ा झटका लगा जब निर्वाचन आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पाबंदी लगा दी। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर झूठे एफिडेविट बनाने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। चुनाव आयोग के मुताबिक शिंदे कैंप में हलचल भी तेज हो गई है और आज यानी कि 9 अक्टूबर 2022 दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एकनाथ शिंदे लीडर टीम के साथ बैठक भी हुई और इस बैठक में शिंदे गुट के प्रमुख नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर के लिए दिए गए बयानों के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में घाट को कोपड़ा में हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना को भी निशाना बनाया। वहीं मुंबई में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे की तस्वीर पर काली पट्टी बांधी गई और यह दिखाने के लिए कोशिश की गई कि उद्धव ठाकरे कलयुग के धृतराष्ट्र है। बारामती में ही पटाखे फूटे और दिवाली के पहले ही दिवाली मनाई गई। इसमें क्या सच्चाई है? अगर बारामती में दिल्ली बनाई जाती तो पटाखे फोड़े जाते तो बारामती की बरसों से जो मंशा थी वो पूरा सपना था और वह पूरा हुआ। ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में स्कूली छात्र भी शामिल हो चुके। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। वही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक प्रदर्शनकारी को गोली मारी, दोनों की मौत हो गई। मानवाधिकार समूह एक गांव के मुताबिक कार्रवाई की सनातनगंज के एक स्कूल के 2 टीचर्स भी गंभीर रूप से घायल हुए। विरोध के बीच शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति रईसी तेहरान के अल ज़हरा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा दुश्मनों को लगता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मकसद पूरा कर पाएंगे। अमेरिकी पुलिस की बर्बरता एक बार फिर सामने आई। इस बार पुलिस ने एक नाबालिग लड़के पर गन शॉट्स फायर करते हुए नजर आई। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही। इसका वीडियो वायरल हो रहा, जिसके बाद पुलिस अफसर को सस्पेंड किया गया। 17 साल का एक एरिक कैंटो मैकडॉनल्ड्स बर्गर रेस्टोरेंट में पार्किंग में अपनी कार में बैठा बर्गर खा रहा था। उसी समय जेम्स ब्रेनेट नाम का पुलिस अफसर उस लड़के के पास आया और पूछताछ करने लगा। पूछताछ के दौरान लड़के के सवाल करने पर अफसर भड़क गया और उस पर गोलियां बरसाने लगा। लड़के ने हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाई और वहां से निकल गया। हालांकि लड़की को गोली लग गई। घटना को लेकर पुलिस की सफाई भी आई। पुलिस के
स्पोक पर्सन ने कहा कि अफसर को लगा कि एरिक की कार चोरी की है। उसने बिना बैकअप बुलाए कार का पीछा किया और अचानक दरवाजा खोलकर एरिक को बाहर निकलने का आदेश दिया। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। लखनऊ में रविवार को बसपा के राज्य मुख्यालय में मायावती ने कांशीराम के चित्र तथा प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूर्व राज्यसभा सदस्य मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 16वीं पुण्यतिथि पर 3 ट्वीट में अपनी बात कहने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता तथा नेताओं को बड़ा संदेश दिया। मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर कहा कि बहुजन समाज को राजनीतिक स्थिति में उठान कर उन्हें हुक्मा राम समाज बनाने के लिए बामसेप DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर और श्री कांशीराम को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल खाबी ने शनिवार को लखनऊ जाते समय कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है। निकाय चुनाव पर उसके बाद 2024 के लोकसभा और 2027 के विधानसभा चुनाव में ये दिखाई पड़ेगी। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पद ग्रहण के लिए जाते हुए कानपुर नगर प्रथम आगमन पर जजमाऊ गंगापुर पर शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उतरती और उसकी ओर से भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष ने सभी आए हुए कांग्रेस जन को अभिनंदन स्वीकार किया और कहा कि हम सबको इसी प्रकार एकजुट होकर प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर घर पहुंचाना है। सुबह सड़क किनारे खड़े युवक की कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। कार की टक्कर में घायल हुए पिंटू बर्मन की हालत नाजुक बनी हुई। जबलपुर के रांची चुंगी के पास रहने वाली पिंटू बर्मन गुरुवार की तड़के सुबह 2 बहनों को दशहरा घुमाकर घर के पास खड़ा था और इसी दौरान खामिया की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार की कार ने सड़क किनारे बाइक में खड़े पिंटू को टक्कर मार दी और कार की टक्कर इतनी तेज थी कि पिंटू मौके पर ही बेहोश हो गया और वहीं टक्कर मारने के बाद कार बिजली के खंभे से टकरा गई। रांची थाना पुलिस ने कार से टक्कर मारने वाले कार्तिक कोतवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्तिक के खिलाफ धारा 308 और 279 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तड़के में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 की तड़प कर मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बहराइच के थाना कोतवाली नान पारा के अंतर्गत बाराफात के जुलूस में भगरवा मसूपुर गांव में बिजली की HT लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपाड़ा लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाराफात का जुलूस रात करीब 2 बजे समाप्त हो गया था। पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे ये लड़के पाइप लगे ठेले को बगल के गांव लेकर जा रहे थे, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और एक दूसरे को बचाने में 6 लोगों की मौत हो गई। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। सपा संरक्षक के निधन पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को सपा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन सोमवार की सुबह करीब 8:16 पर मेदांता अस्पताल में हुआ था। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब हमने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तब मुलायम सिंह यादव के साथ मेरी कई बातचीत घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुकता था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी की मौजूदगी की खास जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के इस जिले के तांगपावा इलाके में रविवार रात घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस ने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सोमवार सुबह 2 आतंकी मारे गए और आतंकवादी और उनके संगठन की पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। आतंकियों के पास से पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। पूछताछ में पकड़े गए आतंकी ने स्वीकार किया था कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और 29 सितंबर 2022 से इलाके में एक्टिव था। आए दिन आतंकी जम्मू कश्मीर में हमले करने की कोशिश कर रहे। शुक्रवार 23 सितंबर 2022 को ही जैश-ए-मोहम्मद को 2 आतंकी पुलिस ने ढेर किया था। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में इलाके में 2 समुदाय के बीच तनाव पैदा हुआ। इसके बाद यहां जमकर हिंसा हुई, साथ ही तोड़फोड़ भी हुई। कई दुकानें और साथ वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों के साथ वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। चिट्ठी में अमित शाह को लिखा कि सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की गई। मिली जानकारी के मुताबिक मिलाद उल नबी के मौके पर मोमिनपुर और इकबालपुर में अचानक हिंसा बढ़ गई। इसके बाद एक खास समुदाय ने इकबालपुर थाने में घेर लिया और जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलग-अलग आसपास की दुकानें में भी तोड़फोड़ की। साथ ही कई जगहों पर बम फेंकने की खबर भी सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी स्वायत्त संस्थाओं को जमकर कमजोर करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन ने कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि देश की हालत चिंताजनक हो गई है। बीजेपी सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस तरह से राजनीति कर रहे हैं जैसे देश में लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसलिए निर्वाचक मंडल की सिफारिश पर मैं चुनाव लड़ूंगा। खड़गे ने आगे बोला कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पार्टियों के प्रदेश प्रतिनिधियों से सहायता और समर्थन मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता था लेकिन इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि गांधी परिवार चुनाव में उनका और उनके दूसरे परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन कर रहा और दोनों में से किसी के प्रति पक्षपात रवैया नहीं अपना रहा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि उनका उद्देश्य 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत बनाना है। थरूर ने आगे कहा कि गांधी परिवार मुझे और खड़गे जी को अपना आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। थरूर ने उन अटकलों को खारिज किया कि खड़गे और उनके बीच चुनावी मुकाबला एक आधिकारिक उम्मीदवार और एक अनाधिकारिक उम्मीदवार के बीच है, जैसा कि कुछ नेता दावा कर रहे हैं। शशि थरूर ने गांधी परिवार के साथ संवाद के बाद बोले कि मैं गांधी परिवार के साथ संवाद के बाद मैं आश्वस्त हूं कि उनकी तरफ से मेरे या खड़गे के प्रति कोई पक्षपात रवैया नहीं है।
साथ ही शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी को विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद उन्हें वहीं बैठना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, जिसका आज दूसरा दिन है। पीएम आज भरूच में 9,460 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के आज कार्यक्रम पर नजर डाला जाए तो 11 बजे उनके दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ ही पीएम 11 बजे भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद दोपहर करीब 3:15 पर अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक स्कूल के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर है। ये परिसर छात्रों के समग्र विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी करीब शाम 5:30 बजे करीब जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों की सराहना की। एस जयशंकर ने कहा कि देश में खेल के विकास में योगदान के लिए भारत हमेशा पूर्व कोच जॉन राइट और स्टीफन फ्लेमिंग का आभारी रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम न्यूजीलैंड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है। मैं कहूंगा कि हमारे सहयोग का एक अच्छा उदाहरण वास्तव में क्रिकेट ही है। भारत के विदेश मंत्री ने भारत के पूर्व कोच जॉन राइट का भी जिक्र किया, जो न्यूजीलैंड के थे। जयशंकर ने कहा कि भारत में कोई भी कभी भी जॉन राइट को नहीं भूला पाएगा, या जो आईपीएल मैच देखता है वो भी स्टीफन फ्लेमिंग को अनदेखी नहीं कर सकता। क्रिकेट के साथ हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, फिर भी भले ही हम चाहते हैं कि हमारी टीम ही जीते, एस जयशंकर ने दिया बयान। जॉन राइट 2000 से 2005 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे थे और राइट भारतीय टीम से जुड़ने वाले पहले विदेशी कोच थे। जॉन ने 2010 से 2012 तक न्यूजीलैंड टीम को भी कोचिंग दी। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के सिंबल को फ्रीज किया। चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व दोनों गुटों की तरफ से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी। शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से नाम और चुनाव चिन्ह का दावा किए जाने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा कि वे अपनी अपनी पार्टियों के लिए 3-3 नाम और चुनाव चिन्ह सुझाएं। इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट 10 अक्टूबर यानी कि आज के दिन एक परिपत्र जारी किया और चुनाव चिन्ह पर अपनी पूरी भूमिका साफ किया। एकनाथ शिंदे ने चुनाव चिन्ह का निर्णय लेने का अधिकार अपनी पार्टी कार्यकारिणी को सौंपा। कार्यकारिणी में तुतारी, गदा और तलवार, ये 3 चुनाव चिन्ह का सुझाव दिया गया। इसे मुख्य चुनाव आयोग को सौंपा गया और शिवसेना के नाम को लेकर 3 सुझाव भी दिए गए। शिंदे गुट भी बाला साहब के नाम को लेकर अपनी पार्टी में ही रखना चाहता है। जैसे उद्धव ठाकरे ने जो 3 नाम सुझाए, सब में बाला साहब का नाम जुड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे गुट भी चाहता है कि बाला साहब और आनंद दिघे के नाम को भविष्य में आगे लेकर चले। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग से अपील की कि उनके नेतृत्व वाले धड़े द्वारा सुझाए गए 3 चुनाव चिन्हों और नाम में से किसी एक पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लिया जाए। 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए उद्धव ठाकरे ने आयोग से अपील की।
निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्हों का उपयोग करने पर शनिवार तक पाबंदी लगा दी। ऑनलाइन संबोधन में ठाकरे ने आयोग के इस कदम को अन्याय करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से मेरी पार्टी के लिए जल्द से जल्द एक चुनाव चिन्ह और नाम को अंतिम रूप देने का अपील करता हूं, क्योंकि हमें लोगों के पास जाना है और उपचुनाव का सामना भी करना है। मैं आयोग के फैसले से स्तब्ध हूं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगाया है और शिवसेना समर्थकों पर भी मेरा भरोसा है, उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार की सुबह गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। लगातार तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद बिहार में भी शोक की लहर हुई और लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी वट वृक्ष सपा संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मैं मनमत हूँ। देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्तियों में लाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया। तेजस्वी यादव ने लिखा, आदरणीय नेताजी सपा संरक्षण मुलायम सिंह जी के निधन पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी दुख जताया। मांझी ने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश से इस्तीफा की मांग की। सुशील मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार को अति पिछड़े से ज्यादा एमवाई पर भरोसा है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार के अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है, इस कारणों से उन्हें अब अति पिछड़ों की चिंता नहीं है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के अति पिछड़ा एवं अन्य नीतीश कुमार के कारण मेयर डिप्टी बनने से वंचित रह गए। बिहार के अति पिछड़ों एवं अन्य का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। चुनाव प्रचार में जो हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बीजेपी की 3 मांगों का भी जिक्र किया। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी की 3 मांगें हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी और स्थानीय निकायों में अति पिछड़ों को आरक्षण उन्हीं सरकार में मिला जिसमें जनसंघ या बीजेपी शामिल है। बिहार की राजनीति से खबर सामने आई कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक जगदानंद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश की। दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें वो नहीं पहुंच पाए थे। लगातार नाराजगी की बात भी कही जा रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हुई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकाल लोक के स्वरूप को देखकर धर्मावलंबी और दुनिया के पर्यटक गौरवान्वित महसूस करेंगे। साल 2024 में लक्षित सीटों के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस का निशाना साधते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकाल लोक का विस्तार दशकों पहले ही हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे कि महाकाल हमारी परंपरागत पहचान और गौरव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बनारस के बाद महाकाल परिसर के विकास के लिए सरकार को बधाई देता हूं। पहले चरण का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश के लोग यहां आते हैं। यहाँ पर हर बार जन सुविधाएं अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं। ये स्थायी और बेहतर प्रयास है। महाकाल इस स्वरूप को देखकर धर्मावलंबी और देश विदेश के पर्यटक गौरवान्वित महसूस करेंगे।
कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का छिंदवाड़ा लोकसभा सहित देश में 142 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस बार पार्टी ने तय किया है कि देश की सीटें जो ऐसी बची हुई है वो निश्चित तौर पर 2024 में हमको जीतनी है। लोकतंत्र में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी नीतियां अच्छी, हमारे नेता अच्छे, हमारे विचार अच्छे, तो फिर ये वैक्यूम क्यों बचे हैं जो स्वाभाविक कुछ कमियां ही होंगी। पंजाब की सीएम भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अब बाकियों के लिए काम करेंगे और वादे के मुताबिक 36,000 शिक्षकों को पक्का करेंगे। पंजाब सरकार लगातार लोक हितैषी फैसला ले रही है। हर वर्ग के लिए मान सरकार काम कर रही है और चुनावों से पहले हर पार्टी ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पहल के आधार पर पक्का किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का नोटिफिकेशन को लेकर ट्वीट कर लिखा कि एक खुशखबरी साझा कर रहा हूं। अध्यापकों को पक्का करने का फैसला अध्यापक दिवस वाले दिन लिया था, वो पूरा हो गया है। लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीएम भगवंत मान ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम में लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का ऐलान किया। वहीं कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कच्चे अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मान से मुलाकात की और उसका धन्यवाद किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल नागपुर में कार्यक्रम में कहा था कि वर्ण और जाति व्यवस्था का एक पुरानी सोच थी, अब लोगों को इसे भूल जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि सामाजिक भेदभाव का कारण बनने वाली किसी भी चीज का लगातार त्याग कर देना चाहिए। एलजेपी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भागवत के इस बयान को स्वागत किया। एक पुस्तक विमोचन में कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई है उन्हें स्वीकारने और उनके लिए माफी मांगने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम को गाना गाते हुए सुना जा सकता है। रायपुर में कलेक्टर एसोसिएशन का डिनर प्रोग्राम रखा गया था। डिनर प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुराना छत्तीसगढ़ी गीत गाकर आईएएस अधिकारियों ने सुनाया और आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्रियों का तालियों से स्वागत किया। सीएम बघेल ने बैंड की धुन पर छत्तीसगढ़ी गाना गाया था और ये धमदा के राजा बाबू गाते हुए मुख्यमंत्री का वीडियो बना लिया गया था और अब वीडियो को मुख्यमंत्री ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। फिलहाल मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।